So hello my dear JETARs, myself Daksh and I welcome you all to this amazing channel of Gaurav Roy. तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले जेई मेन 2025 जनवरी सेशन के क्वेश्चंस ऑफ द टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट अस मूव ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन. तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है 22 जैन शिफ्ट 1 का. सो द क्वेश्चन सेज रेडियस ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम आयन इज गिवन एज. तो हमें हीलियम आयन के फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हमारा कौन सा हो जाएगा, सेकंड सेल. तो n इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2 और ये हमें किसकी टर्म में देना, इन द टर्म्स ऑफ ए नॉट. ए नॉट यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ द फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम. ओके, तो देखिए अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर आयन की रेडियस देनी होती है ऑफ एनी शेल इन द टर्म्स ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं r इज इक्वल टू ए नॉट, where A naught is our first stationary state of hydrogen atom multiplied by n square upon z. Okay, where n is the number of shell और दी सबशेल और z जो है हमारा एटॉमिक नंबर हो जाता है. तो यहाँ देखिए हमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की रेडियस फाइंड आउट करनी है ऑफ हीलियम आयन. हीलियम आयन का जो z होता है वो भी कितना होता है 2 और हमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए निकालना है, तो इसके लिए n भी कितना हो जाएगा 2. तो हमारे पास यहाँ दोनों n और z की वैल्यू गिवन है 2. तो ये कुछ इस तरह से निकल के आ जाएगा हमारे पास. ए नॉट एज इट इज रहने दिया क्योंकि हमें इसी की टर्म में निकालना है. यहाँ हमारे पास ऊपर आ जाएगा 2 का स्क्वायर और नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 एज इट इज. तो अगर हम इसे फर्दर इवेल्युएट करते तो हमारे पास आ जाएगा 4 ए नॉट अपॉन 2. तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना निकल के आ जाएगा 2 ए नॉट. कुछ इस तरह से. तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 जैन शिफ्ट 2 का क्वेश्चन. सो क्वेश्चन गोज लाइक गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स. सो स्टेटमेंट 1 हमसे कह रहा है अ स्पेक्ट्रल लाइन विल बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अ 2px टू 2py ट्रांजिशन. तो देखिए 2px और 2py दोनों ही सेम शेल के सबशेल्स है, राइट. और इन दोनों के बीच में जब ट्रांजिशन होगा तो बेसिकली इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल होता है. तो अगर इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच ट्रांजिशन करेगा तो उससे रिलीज होने वाली जो एनर्जी है ड्यू टू द ट्रांजिशन वो भी बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल होती है. तो हमें इस पर्टिकुलर केस में कोई भी स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्जर्व करने के लिए नहीं दिख रही होती है. तो इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट जो है हमारा ये इनकरेक्ट हो जाता है. फिर अगर हम स्टेटमेंट 2 की बात करें तो 2px एंड 2py आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. अब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं, इस तरह के ऑर्बिटल्स जो सेम सबशेल के होते हैं, बेसिकली जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है. तो ये स्टेटमेंट 2 जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, सो इट वुड बी सेकंड ऑप्शन. Now moving on to next question. So our next question is from 23rd Jan shift 1. So the question goes like heat treatment of muscular pain involves radiation of wavelength of about 900 nanometer. तो muscular pain के heat treatment से एक radiation evolve हुआ जिसकी wavelength कितनी given है हमें 900 nanometer. Which spectral line of hydrogen atom is suitable for this? तो basically हमसे पूछा गया है कि इस wavelength के corresponding कौन सी हाइड्रोजन एटम की स्पेक्ट्रल लाइन सूटेबल है या वो कॉरेस्पॉन्ड करती है. तो हमें यहाँ कुछ डेटा भी गिवन है, जैसे राइटबर्ग कांस्टेंट RH की वैल्यू हमें गिवन है, H की वैल्यू गिवन है. तो आइए इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हमें क्या गिवन है यहाँ पे, हमारा लैम्डा विच इज 900 नैनोमीटर. 900 नैनोमीटर. अब देखिए अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे तो हमें जो राइटबर्ग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू सेंटीमीटर इनवर्स में गिवन है. तो क्यों ना हम हमारे वेवलेंथ को भी सेंटीमीटर की फॉर्म में लिख लें. तो ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर. ओके, और हमें RH की वैल्यू तो गिवन ही है कितनी, 10⁻5 सेंटीमीटर इनवर्स. तो अब हम हमारा राइटबर्ग फॉर्मूला लगा लेते हैं. राइटबर्ग फॉर्मूला जिन बच्चों को याद नहीं है उनके लिए मैं यहाँ एक बार लिख देता हूँ. इट इज 1/λ इज इक्वल टू RH. पहले हम क्या लिखेंगे, RH हमारा राइटबर्ग कांस्टेंट, और फिर आ जाता है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके अंदर आता है हमारे पास Z यहाँ पे है हमारा एटॉमिक नंबर. अब सिंस हमें हाइड्रोजन एटम की स्पेक्ट्रल लाइंस का जो है ऑर्डर ढूंढना है, तो इस वजह से यहाँ हमारा Z कितना हो जाएगा 1. यहाँ हमारा Z हो जाएगा 1. तो देखिए यहाँ हमारे पास क्या आ जाता है 1/n इनिशियल, जो हमारा इनिशियल शेल रहा होगा उसका नंबर, एंड अपॉन n फाइनल स्क्वायर. दिस इज आवर फाइनल शेल इन विच इलेक्ट्रॉन वुड ट्रांजिशन. ऑलराइट, तो ये होता है हमारा राइटबर्ग फॉर्मूला. तो इसमें अब हमें कुछ नहीं करना, एक एक करके अपनी वैल्यूज पुट करनी है. तो हम क्या करते हैं ना, RH को यहाँ पे ले आते हैं लैम्डा के साथ.
तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू कितनी गिवन है, 9 इंटू 10⁻⁻5 इन सेंटीमीटर इनवर्स। और हमारे पास राइटबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी गिवन है, 10⁵ तो हमने इन दोनों की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। और z तो हमारे पास 1 गिवन था, तो इसको हम लिखे या ना लिखे कोई उसमें इश्यू नहीं होगा। और यहाँ हमारे पास आ जाता है ni का स्क्वायर, और ये आ जाता है -1/nf का स्क्वायर, nf का स्क्वायर। अब देखिए इसके अगर हम सॉल्व करेंगे, सो दिस कम्स आउट टू बी 1/9, राइट। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/9। अब ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हमारा जो इनिशियल है, इनिशियल शेल नंबर हो वो तो 3 हो जाए, और फाइनल शेल नंबर हो वो इन्फिनिटी हो जाए। क्योंकि अगर ये इन्फिनिटी हो गया तो ये जो पूरी टर्म है, ये वाली जो पूरी टर्म है, ये इक्वल टू आ जाएगी 0 के, राइट। और अगर हमारा n इनिशियल 3 होता है तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9, तो हमें हमारा यहाँ 1/9 मिल जाएगा। तो इस वजह से जो हमारी सीरीज हो जाएगी वो हो जाएगी पास्चन सीरीज, विच इज फ्रॉम इन्फिनिटी टू 3, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ 23rd Jan shift 2. The question goes like, given below are two statements. So statement 1 is, for a given shell the total number of allowed orbitals is given by n square. तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जितने भी हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं अलाउड इन अ पर्टिकुलर शेल, इट इज गिवन बाय n स्क्वायर, वेयर n is the number of shell. And statement 2 is, for any subshell the spatial arrangement of the orbitals is given by -l to +l values including the 0. तो बेसिकली ये जो स्पेशल अरेंजमेंट है ना, ये हमें किससे मिलता है, हमारे मैग्नेटिक हमारा जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है m, उससे मिलता है। और उसकी वैल्यू आप सबको पता होनी चाहिए कि -l to +l वेरी करती है, दैट ऑल्सो इंक्लूड 0। सो ये भी जो हमारा स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। सो बोथ ऑफ आवर स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड आवर करेक्ट आंसर वुड बी 3। Now moving on to next question. So our next question is from 23rd Jan shift 2. So the question goes like, given below are two statements about X-ray spectra of elements. Okay. So the statement 1 is, a plot of root of frequency nu of X-rays emitted versus atomic mass is a straight line. अब ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि देखिए अगर आप इस तरह से कोई ग्राफ प्लॉट करते, सॉरी मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। इस तरह से अगर आप कोई ग्राफ प्लॉट करते, जहां हमारे पास y एक्सिस पे तो है रूट ऑफ म्यू, और यहाँ मेरे पास है एटॉमिक मास विच इज a, तो ये मेरा कुछ इस तरह का आएगा कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं आता, ये कुछ वो शो करता है, आप कह सकते हैं फ्लक्चुएशंस। और वही अगर मैं एक कर्व प्लॉट करता हूँ बिटवीन स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड आर एटॉमिक नंबर, तो इसका कर्व जो है एकदम स्ट्रेट लाइन हमें देखने को मिल रहा होता है। ये थोड़ा सा वो हो गया है, बट ये एकदम स्ट्रेट लाइन हमें देखने को मिल रहा होता है। तो आई होप ये दोनों चीजें आपको समझ आ गई। तो इस वजह से हमारा जो स्टेटमेंट बने ये तो फॉल्स हो जाता है। और स्टेटमेंट 2 की बात करें तो इसमें भी देखिए, अ प्लॉट ऑफ न्यू, अब यहाँ पे रूट न्यू नहीं है, यहाँ सिर्फ न्यू है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी गिवन है। सो न्यू वर्सेस एटॉमिक नंबर इज अ स्ट्रेट लाइन। तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे रूट न्यू होना चाहिए, बट हमें सिर्फ न्यू गिवन है, तो ये भी जो स्टेटमेंट है हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। तो यहाँ हमारे दोनों ही स्टेटमेंट जो है फॉल्स निकल के आ रहे हैं। सो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. So question number 6 is of 24th Jan shift 2. So for hydrogen atom the orbitals with lowest energy is r. तो देखिए हाइड्रोजन एटम में क्या होता है ना, हमारे सेम शेल के जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं उन सबकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है। और जितने ज्यादा हमारा शेल नंबर होता है, मतलब जितना ज्यादा हमारा एन की वैल्यू होती है उतनी ही ज्यादा उस पर्टिकुलर शेल की एनर्जी भी होती है। ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है इन द केस ऑफ यू आर हाइड्रोजन एटम। तो देखिए इन सभी एटम्स, इन सभी ऑर्बिटल्स में अगर आप देखें तो हमारे पास दो ऑर्बिटल तो फोर्थ सब शेल के हैं, तो इनकी एनर्जी तो सबसे ज्यादा होगी। और बाकी के जो तीनों ऑर्बिटल्स है ये हमारे किसके, थर्ड शेल के ऑर्बिटल्स है, 3px 3d x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड 3d z स्क्वायर। तो एक तो इन तीनों की जो एनर्जी है वो ऑलमोस्ट इक्वल होगी फॉर एन हाइड्रोजन एटम, और ये सबसे लेस एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स भी होंगे लोएस्ट एनर्जी वाले। तो इस वजह से जो हमारा आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, बी सी एंड डी ओनली। Now moving on to next question. So our next question is from 28th Jan shift 1. So in a multi-electron atom, which of the following orbitals described by 3 quantum numbers will have the same energy in absence of electric and magnetic fields? तो हमें देखना है कि इनमें से कैसे ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी सेम होगी। तो उसके लिए आप देख सकते हैं हमारे पास क्वांटम नंबर्स की भी जो स्टार्टिंग के दो क्वांटम नंबर्स है एटलीस्ट उनकी वैल्यू तो सेम होनी ही चाहिए। तो जैसे हमारा जो
ऑर्बिटल्स दिया गया है। तो इसमें देखिए n 1 है और हमारे पास l जो है 0 है, तो ये कौन सा ऑर्बिटल हो जाएगा हमारा 1s। ए हो जाएगा हमारा 1s। अगर हम b की बात करें तो हमें यहाँ पे n जो है वो 2 गिवन है और l 0 गिवन है, तो ये हो जाएगा हमारा 2s। अब हम सी वाले की बात करें तो सी में हमें गिवन है प्राइमरी एटॉमिक नंबर 2 बट एल इज 1, तो ये हो जाएगा हमारा 2p। और अगर हम डी की बात करें तो इधर n हमें गिवन है 3 और l भी गिवन है 2, तो ये हो जाएगा हमारा 3d। और अगर हम ई वाले ऑर्बिटल की बात करें तो इसमें भी हमें n इज इक्वल टू 3 गिवन है बट l इज इक्वल टू अगेन 2 गिवन है, तो ये भी हो जाएगा हमारा 3d। अब इसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कुछ भी हो उसकी वैल्यू, बट आप ये जरूर देख सकते हैं कि ये दोनों ही 3d है, तो इन दोनों की जो एनर्जी है ऑलमोस्ट सेम होगी, तो इस वजह से d एंड e वुड बी आर करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। Now moving on to next question, question number 8. It is from 28 Gen shift 2. So which of the following is or are not correct with respect to एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम? तो देखिए मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि भाई जितना ज्यादा हमारे पास शेल नंबर होगा उतनी ज्यादा एनर्जी होता है इन आर हाइड्रोजन एटम, और सेम शेल के जितने भी हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं उन सभी की एनर्जी जो होती है वो सेम देखने को मिल रही होती है इन आर हाइड्रोजन एटम। तो सबसे पहले हम ए की बात करें तो देखिए इसमें 1s 2p 3d 4s, ये बिल्कुल करेक्ट है ऑर्डर, क्योंकि देखिए इसमें ग्रेजुअली जो है हमारा शेल नंबर इंक्रीज कर रहा है और उसी के साथ जो है एनर्जी भी इंक्रीज कर रही है। फिर हम बी की देखें तो 1s फिर 2s और 2p की जो एनर्जी है वो सेम गिवन है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। देन 3s और 3p की एनर्जी भी सेम गिवन है, तो हमारा बी वाला ऑर्डर भी करेक्ट हो जाता है। अब अगर हम सी की बात करते हैं इसमें 1s 2s और 2p। अब 2s की वैल्यू हमें 2p से कम दी गई है। अब ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम में जो होता है मैंने आपको बताया था इनकी एनर्जी इक्वल होती है, तो ये वाला ऑर्डर जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर हम डी की बात करते हैं, इसमें देखिए 1s 2s फिर 4s की एनर्जी 3d से कम गिवन है। ये हाइड्रोजन एटम के लिए नहीं होता है, ये मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए हमें देखने को मिल रहा होता है, तो इस वजह से जो हमारा डी वाला ऑर्डर है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 4s की एनर्जी 3d से ज्यादा आएगी, तो इसे यहाँ आना चाहिए था 3d के बाद। तो इस वजह से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी एंड डी, एंड विच इज इन आर ऑप्शन नंबर 3। सो दिस वुड बी आर करेक्ट आंसर। Now moving on to next question, question number 9. तो ये हमारा 29th Gen shift 1 का question. So given below are two statements, again a statement based question. Statement 1 is the radii of isoelectronic species increases in the order. तो देखिए isoelectronic species में जितना ज्यादा हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता है हमारे पास रेडियस उतनी ही ज्यादा देखने को मिल रही होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इन सब में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो वो है वो सेम है, बट इसमें देखिए 2 माइनस चार्ज है, इसमें -1 चार्ज है। फिर जितना ज्यादा प्लस चार्ज होता है उतनी कम भी रेडियस होती जाती है। ओके, ये अंडरस्टैंडेबल था काइंड ऑफ। तो देखिए Na प्लस हमारे पास है तो F माइनस से कम इसकी रेडियस होगी और सबसे कम रेडियस Mg2 प्लस की होगी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। फिर स्टेटमेंट 2 की बात करें, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हैलोजन डिक्रीजेज इन दी ऑर्डर। तो देखिए इसमें अब सबसे आगे Cl दिया गया है, फिर फ्लोरीन दिया गया है, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन होता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये भी आपको काफी अच्छे से याद रखना है कि सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमें क्लोरीन के लिए देखने को मिलता है, ना कि फ्लोरीन के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और ये स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट है, तो हमारे दोनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट आ रहे हैं ना। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4। नाउ ओके, सो देखिए अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 जेन शिफ्ट उनका क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन गोज लाइक, इफ A नॉट इज डिनोटेड एज बोर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, देन व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम? तो देखिए अगर जब भी हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करनी होती है इन टर्म्स ऑफ बोर रेडियस, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं एन लैम्डा इज इक्वल टू A नॉट 2 पाई, A नॉट 2 पाई एंड n स्क्वायर अपॉन z। ऑलराइट, जहां हमारा n तो है शेल नंबर जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन है एंड z इज आवर एटॉमिक नंबर। तो देखिए एटॉमिक नंबर हमारे पास यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सिंस हमें हाइड्रोजन एटम के बारे में डिस्कशन करना है। और यहाँ सेकंड ऑर्बिट गिवन है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो अब हम सिंपली जो है इन सभी की वैल्यूज हमारे फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। सो देखिए यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई A नॉट एज इट इज रहेगा, और n स्क्वायर की जगह हम क्या रख देंगे, 2 स्क्वायर, सिंस हमारी n की वैल्यू कितनी गिवन है, 2, और z की वैल्यू हमें गिवन है 1। ओके, सो हमारे पास n लैम्डा की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, n लैम्डा की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी 8 पाई A नॉट। तो हमारे पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो हमारा लैम्डा है उसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, और लैम्डा वुड बी इक्वल टू 8 पाई A नॉट अपॉन n।
सो ये हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन 1 वुड बी आर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29th Gen शिफ्ट 2 का क्वेश्चन, एक ग्राफिकल क्वेश्चन हमें यहाँ गिवन है। सो फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स प्रोवाइड्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन ऑफ E वर्सेस Z प्लॉट फॉर कांस्टेंट n। तो हमारे पास यहाँ जो n है उसकी वैल्यू कांस्टेंट गिवन है, व्हेन E इज आवर एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट एंड Z इज एटॉमिक नंबर। तो अगर मैं आपको बता दूं कि किसी भी हमारे nth ऑर्बिटल की जो एनर्जी है, राइट, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। किसके इक्वल होती है? माइनस ऑफ Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। नॉट इक्वल, सॉरी, इट इज प्रोपोर्शनल, राइट। तो अगर हमारे पास यहाँ जो n है वो कांस्टेंट हो गया, तो फिर हमारी जो En की वैल्यू है किस पे सिर्फ वेरी कर रही होगी, डिपेंड कर रही होगी Z के ऊपर। तो इस वजह से हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि En वुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ k Z स्क्वायर। अब अगर आपने थोड़ा सा भी बेसिक मैथ्स अभी तक पढ़ा होगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो इक्वेशन है ये डाउनवर्ड पैराबोला की इक्वेशन है, क्योंकि देखिए यहाँ एक माइनस आ गया और हमारे पास यहाँ एक स्क्वायर वाली टर्म गिवन है। तो इस वजह से जिस भी ग्राफ में हमारे पास डाउनवर्ड पैराबोला गिवन है वही हमारा करेक्ट प्लॉट हो रहा होगा, एंड इट इज गिवन इन आवर ऑप्शन नंबर 1। देखिए यहाँ इस तरह का एक डाउनवर्ड पैराबोला गिवन है, इसको हम इस तरफ भी ड्रॉ कर सकते थे, बट सिंस यहाँ एनर्जी हमारे पास नेगेटिव में, सॉरी, एटॉमिक नंबर कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, तो इसलिए हमने सिर्फ राइट साइड वाला ग्राफ ही जो यहाँ पे ड्रॉ करा है। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So question number 12 is from 29th Gen shift 2. So the calculated spin only magnetic moments of, तो सबसे पहले हमें दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स गिवन है और हमें इनके लिए स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसमें हमारा जो Fe है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। सिंस OH पे कितना है, एक पे कितना होता है -1, तो इधर टोटल कितना हो जाएगा इस OH 6 पे -6। और बाहर जो है हमारे पास 3 K3 एटम्स जो है, K3 आयन जो है अटैच्ड है इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स आयन के साथ, तो इसलिए हमारा जो Fe है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो जाता है। तो इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करें ऑफ 3D ऑर्बिटल, तो देखिए 1 2 3 एंड 4, तो 3D ऑर्बिटल का इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह का आ रहा होगा। इसके अंदर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने को मिल रहे होंगे, ऑलराइट। और वही अगर हम नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें, हमारा जो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें जो हमारा Fe है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, क्योंकि देखिए बाहर +4 है, मतलब इस पूरे पे कितना चार्ज रहा होगा, इस पूरे कॉम्प्लेक्स आयन पे -4 चार्ज रहा होगा, तभी जाके 4 पोटेशियम आयन इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स आयन से जुड़े हुए थे, इसलिए जो हमारा Fe है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट रहा होगा। और अगर मैं इसका 3D इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करूँ, सॉरी ये काफ़ी ही खराब रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया था, देखिए कुछ इस तरह से मैं इसका 3D कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करूँ तो उसमें मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने देखने को मिलते हैं, 1 2 3 एंड 4। तो हमारे पास इसमें 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहे होंगे, ऑलराइट। तो देखिए इसके लिए अगर हम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट जो है कैलकुलेट करते हैं, ओके, तो हमारा स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकल के आ जाएगा ms, this would be equal to n +2, where n is number of unpaired electrons, ओके, और इसका होल रूट। तो हमारा ये वाला जो है फर्स्ट कंपाउंड, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स आयन, इसके लिए हमारे पास जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकल के आता है, इट वुड बी इक्वल टू 5 × 7, सिंस हमें +2 करना है तो 5 × 7 और इसके पूरे का अंडर रूट, तो ये आ जाएगा हमारे पास √35, राइट। मतलब इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 6 के इक्वल कर रही होगी, 6 के इक्वल नहीं तो 6 को 10 कर रही होगी। और अगर हम इसके लिए जो है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करें तो यहाँ हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4n × 6, सिंस हमें +2 करना होता है n में, और इस पूरे का अंडर रूट, तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगी 24। तो इसकी वैल्यू जो है 5 को 10 कर रही होगी। तो अब हमें ऑप्शंस में से देखना है कि 6 और 5 के पास वाली वैल्यूज कौन से दो ऑप्शंस में गिवन है रिस्पेक्टिवली। तो ये हमें गिवन है ऑप्शन नंबर 4 में, देखिए 5.92 और 4.90 pm would be our correct answer. Now moving on to next question. So next question is from 29th Gen shift 2. So the question again a statement based question। तो आप देख रहे होंगे कि इस बार जेईई मेंस में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे गए, तो अप्रैल में भी चांसेस है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको काफी देखने को मिल सकते हैं। सो स्टेटमेंट 1 इज, इट इज इम्पॉसिबल टू स्पेसिफाई साइमल्टेनियसली
with arbitrary precision both the linear momentum and position of a particle। तो ये तो आपको पता होगा, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ये हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो कोट करता है वही स्टेटमेंट हमें ये बोल रहा है स्टेटमेंट वन में, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। स्टेटमेंट टू की बात करें तो इफ द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ पोजिशन and uncertainty in the measurement of momentum are equal for an electron, then the uncertainty in the measurement of velocity is। तो अब हमें ना इसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो आपको पता होगा कि जो हमारी मोमेंटम और पोजीशन के बीच के अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट होता है, राइट, डेल्टा पी इज आर uncertainty in momentum and delta x is our uncertainty in position, it is greater than or equal to h upon 4 pi, h upon 4 pi की ये जो है ग्रेटर देन या इक्वल टू होता है। अब अगर मैं यहाँ पे मेरे p और x दोनों को इक्वेट कर दूं, क्यों, क्योंकि इसमें गिवन है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इक्वल गिवन है, तो मैं इसको डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, डेल पी स्क्वायर लिख सकता हूँ। सिंस जो है हमारा x है वो भी डेल पी स्क्वायर के इक्वल हो रहा होगा, तो मैं इसको डायरेक्टली डेल पी स्क्वायर लिख सकता हूँ एंड दिस वुड बी इक्वल टू 4 पाई। तो मेरा डेल पी कितना निकल के आ जाता है यहाँ पे, del p comes out to be greater than equal to root h upon pi multiplied by half। जो हमारा 4 था वो रूट में जाके कितना हो गया, हाफ, राइट। तो अगर हम इसे फर्दर और सॉल्व करें तो हम डेल पी को क्या लिख सकते हैं, मास। सिंस मास तो देखिए किसी भी मैटर या बॉडी का चेंज हो नहीं रहा होगा वाइल मूविंग, तो इसका मास तो कांस्टेंट रहेगा, बस इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल वी। और ये अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू किसके रहेगा, h अपॉन पाई मल्टीप्लाइड बाय हाफ के। अब मैं मेरे मास को अगर राइट हैंड साइड ले जाता हूँ और यहाँ मेरी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी को एज इट इज रहने देता हूँ, तो मेरे पास एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा h अपॉन पाई मल्टीप्लाइड बाय 1/2m। तो देखिए हमें हमारे स्टेटमेंट में भी यही वाला जो है एक्सप्रेशन गिवन है फॉर आर मेजरमेंट इन अनसर्टेनिटी ऑफ वेलोसिटी। तो हमारा जो स्टेटमेंट 2 है वो भी एकदम करेक्ट आ जाता है। तो हमारे दोनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पे ट्रू आ रहे हैं, सो आर करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3। ओके, सो दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन टिल द एंड। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो या फिर काफी हेल्पफुल लगा हो, so प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ गौरव रॉय एंड डू शेयर दिस सेशन विद योर फ्रेंड्स। See you in the next lecture. Bye bye. Hello JEETards, myself Daksh and I welcome you all to this amazing channel of Gaurav Roy। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले जेईई मेन 2025 जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक मोल कंसेप्ट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट अस मूव टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 22nd Jan शिफ्ट 2 का। सो द क्वेश्चन गोज लाइक डेंसिटी ऑफ 3 मोलर NaCl, ये क्या है, मोलैरिटी है, 3 मोलर NaCl सोल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर मोल पर ml। द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन इज, तो देखिए हमें यहाँ मोलैरिटी की बने और उससे हमें क्या निकालनी है, सोल्यूशन की मोलैलिटी। तो बेसिकली हमें यहाँ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का क्वेश्चन गिवन है। तो देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमें गिवन क्या है। हमें यहाँ पे सोल्यूशन की डेंसिटी गिवन है और वो कितनी है, 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर, राइट, ग्राम पर मिलीलीटर। और उसके बाद हमें मोलैलिटी पूछी गई है। तो देखिए हम मोलैलिटी जो है, मोलैलिटी से डायरेक्टली इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज जस्ट अ सेकेंड, मोलैलिटी लिखना है, मोलैरिटी नहीं, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी इज डायरेक्टली इक्वल टू, ये बेसिकली आप सॉल्यूशंस चैप्टर में भी पढ़ते हैं और मोल कंसेप्ट के अंदर भी ये वाला फॉर्मूला पढ़ते हैं, जिसके अंदर मोलैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू 10⁻³ 1000 बेसिकली, अपॉन में हमारे पास आ जाएगा 1000 into rho which is our density and minus molarity multiplied by molecular weight, molar mass of our given compound, right। आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ आ गया होगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसके अंदर बस वैल्यूज पुट करनी है। जैसे देखिए हमें मोलैरिटी गिवन है 3 और उसके बाद 10⁻³ ठीक है, 1000 आ गया हमारे पास। और उसके बाद हमें क्या लिखना है, 1000 और फिर है हमारी डेंसिटी। डेंसिटी कितनी गिवन है हमें, 1.25 और उसके बाद माइनस क्या करेंगे हम, मोलैरिटी इनटू मोलर वेट ऑफ आर गिवन कंपाउंड। हमारा
गिवन कंपाउंड कौन सा है, NaCl। NaCl का मास कितना हो जाएगा, देखिए Na का होता है हमारे पास 23 मोलर मास, और जो हमारा क्लोरीन होता है उसका होता है हमारे पास 35.5, राइट। इसका मास होता है हमारे पास 35.5। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका मास निकल के आ जाता है 58.5। सो इफ वी सब्सटीट्यूट 58.5 हियर, देखिए ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 3000, और अपॉन में कितना रह जाएगा, देखिए ये हो जाएगा अपने पास 1250, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाना चाहिए, कितना हो जाएगा ये, 3 5 15, और फिर 1 कैरी ओवर गया 24, राइट, बट 25 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ आ जाएगा 5, और 1 कैरी ओवर है, सो 15, सॉरी 2 कैरी ओवर है, 24 था, तो ये हो जाएगा 17, तो 175.5। तो जब हम इसको 1250 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1074.5। अब देखिए ये 3000 है, और ये 1000 से बस थोड़ी सी ज्यादा है, ये वाली जो हमारे पास वैल्यू है 1000 से बस थोड़ी सी ज्यादा है। तो अगर यहाँ पे 1000 होता तो हमारा आंसर क्या आ जाता, 3। बट अगर ये 1000 से थोड़ी सी ज्यादा है तो हमारा जो आंसर है वो भी 3 से बस थोड़ा सा ही कम आ रहा होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं फ्रॉम आर ऑप्शंस एनालाइज करके कि हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये 3 से बस थोड़ा सा ही छोटा है, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आ रहा होगा, 2.79 मोलल। बेसिकली स्मॉल एन से हम क्या डिनोट करते हैं, हमारी मोलैलिटी को डिनोट करते हैं। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So our next question is from 22nd Gen shift 2. तो we are given 20 ml of 2 molar NaOH। तो हमें यहाँ 2 molar NaOH का 20 ml given है। Solution is added to 400 ml of 0.5 molar NaOH solution। So basically हमारे पास दो अलग अलग concentrations के NaOH solution थे और उनकी different quantities को हमने आपस में mix कर दिया है। The final concentration of the solution is। तो देखिए आपके पास जब भी इस तरह के क्वेश्चन है ना जिसमें आपको क्या निकालना हो, फाइनल कंसेंट्रेशन निकालना हो, बेसिकली फाइनल मोलैरिटी निकालनी हो, तो उस वाले क्वेश्चंस को हम इस तरह से टैकल करते हैं जिसमें हम यूज करते हैं हमारा फॉर्मूला M1V1 प्लस M2V2। अच्छा, ये आप किसी के भी साथ यूज कर सकते हैं, आप नॉर्मेलिटी के साथ भी यूज कर सकते हैं, सेम फॉर्मूला, राइट। V1 प्लस V2। बेसिकली हमने यहाँ मोलैरिटी और उसकी रिस्पेक्टिव वॉल्यूम के एडिशन को ऊपर रखा है न्यूमरेटर में, और अपॉन में हमने दोनों के वॉल्यूम्स के एडिशन को रखा है। तो इससे हमें क्या होता है ना, हमारी फाइनल मोलैरिटी निकल के मिल जाती है। बेसिकली इससे तो हमें क्या मिल रहे हैं, मोल्स मिल रहे हैं। इन दोनों के जो मल्टीप्लीकेशन है उससे हमें मिल रहे हैं मोल्स, राइट। और यहाँ हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम, और हमारी जो मोलैरिटी होती है वो मोल्स अपॉन वॉल्यूम ही तो होती है। तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला उस पर्टिकुलर लाइन ऑफ थॉट से आया है कि हम पहले मोल्स कैलकुलेट करते और उसको डिवाइड कर देते टोटल वॉल्यूम से। सो हमें यहाँ कुछ नहीं करना है, एक करके अपनी वैल्यूज पुट करनी है। तो देखिए हमारे पास पहले गिवन है 2, और इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें, 20 से। बेसिकली 2 मोलर NaOH सोल्यूशन था, उसका हमने लिया था 20 ml, और फिर हमने लिया है 0.5 मोलर NaOH, और इसका कितना लिया है हमने, 400 ml, और अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों की वॉल्यूम्स आ जाएगी। तो पहले की वॉल्यूम कितनी है, 20 ml, और दूसरे की वॉल्यूम हमारे पास कितनी है, 400 ml। तो अब हम इसे फर्दर सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, देखिए 0.1 को हम कितना लिख सकते हैं, हाफ, हाफ ही होता है बेसिकली। तो हाफ से जब मैं 400 को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास बचेंगे कितने, 200, और 2 इंटू 20 हो जाएगा अपने पास 40, और अपॉन में हमारे पास आ जाएगा 420, राइट। तो अगर हम इसे फर्दर इवेलुएट करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा न्यूमरेटर में 240, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 420। फिर अब हम यहाँ क्या करेंगे ना, 0 से 0 पहले कैंसिल आउट कर देते, और फिर हम 6 से अगर दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास कितना आ जा रहा है, 4/7 आ जाएगा। इसे हम डिवाइड करें तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास निकल के आता है 0.571 मोलर। बट देखिए हमें आंसर किस में रिपोर्ट करना है, 10⁻⁻² मोलर में, तो हम इसे ही 10⁻⁻² की फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 57.1 इंटू 10⁻⁻² मोलर। अब हम इसे अगर फर्दर नियरेस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ करें तो देखिए 1 को हम हटा सकते हैं और हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं 57 इंटू 10⁻⁻²
मोलर। सिंस हमें नियरेस्ट इंटीजर में हमारा आंसर दे गया, रिपोर्ट करना है, लिखा भी गया है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 57, राइट। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 23rd Jan shift 2. So we are given 2.8 into 10 raised to power 3 mole of CO2 is left after removing 10 raised to power 21 molecules from its x milligram sample. The mass of CO2 taken initially is. तो बेसिकली हमें दो डेटा दिए गए। सबसे पहला डेटा हमें दिया गया है कि कितना CO2 बच गया आफ्टर रिमूविंग और कितना CO2 हमने निकाला गया फ्रॉम द इनिशियल सैंपल। तो चलिए पहले हम लिख लेते कि क्या क्या गिवन हमें डेटा है यहाँ पे। तो मोल्स लेफ्ट कितने हो गए हमारे पास, मोल्स लेफ्ट कितने हैं हमारे पास यहाँ पे, मोल्स लेफ्ट है 2.8 इंटू 10 रेज टू पावर -3। ओके, सही हो गए। हमारे पास कितने मोल्स बचे हैं और कितने हमने रिमूव कर लिए, उसके लिए हमें ना मॉलिक्यूल्स गिवन है, मोल्स नहीं गिवन है, तो हमें इससे मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो चलिए हम निकाल लेते हैं बाय सिंपल स्टोइकोमेट्री। सो मोल्स रिमूव्ड, मोल्स रिमूव यहाँ कितने हो जाएंगे हमारे पास। सबसे पहले हमें गिवन है 10 रेज टू पावर 21 मॉलिक्यूल्स, और एक मोल में हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23, राइट। तो अगर हम इससे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास निकल के आ रहा होगा 1.66 इंटू 10 रेज टू पावर -3 मोल्स। मैं जानता हूँ ये कैलकुलेशन थोड़ी सी आपके लिए डिफिकल्ट हो सकती है एग्जामिनेशन में, बट अगर आपके पास टाइम पड़ा हो तो प्लीज इस तरह के क्वेश्चन आप जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक स्टोइकोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है। तो हमारे पास देखिए टोटल मोल्स कितने आ जाएंगे। हमने देख लिया कि भाई मोल्स कितने बचे, और हमने ये भी देख लिया कि कितने मोल्स हमने रिमूव करे थे। तो टोटल हमारे पास मोल्स कितने निकल के आ जाएंगे 2.8, और प्लस कितना कर देंगे हम 1.66, राइट। और इसके साथ आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में 10 रेज टू पावर -3। तो ये तो हो गए हमारे पास टोटल मोल्स। क्या निकल के आ गए हमारे पास टोटल मोल्स, बट हमसे पूछा क्या गया है द मास ऑफ CO2 टेकन। तो देखिए यहाँ मास हमारे पास कितना हो जाएगा, मास हम निकालेंगे इससे, इन दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा निकल के 4.46 इंटू 10 रेज टू पावर -3, और इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे CO2 के मोलर मास से। अब देखिए CO2 का मोलर मास कितना हो जाएगा, O2 का होता है 32, और हमारे पास कार्बन का मोलर मास होता है 12। तो इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो इनका मोलर मास निकल के आ जाता है 44। सो नाउ वी विल मल्टीप्लाई द मोल्स बाय 44। तो हमारे पास मास ऑलमोस्ट निकल के आ जाता है 196.24, और इसको देखिए 10 रेज टू पावर -3 को मैं मिली लिख सकता हूँ, और ये हमारे पास ग्राम में आने वाला था, बट सिंस मैंने 10 रेज टू -3 को क्या लिख दिया, मिली लिख दिया, तो हमारे पास ये आंसर किस में निकल के आ जाएगा, मिलीग्राम में निकल के आ जाएगा, जो हमें ऑप्शंस में भी गिवन है। तो देखिए हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 196.2 मिलीग्राम। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बट अगर आपके पास टाइम बचे तो आप प्लीज इसको अटेम्प्ट करना, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इसमें बस थोड़ी सी कैलकुलेशन आप कह सकते हैं लेंदी है, बट इसकी जो पीछे कॉन्सेप्ट है वो काफी ईजी है। तो आपसे ये क्वेश्चन काफी हाई चांसेस है कि एग्जाम में बिल्कुल सही सॉल्व हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is of 23rd Jan shift 2. So 0.01 mole of an organic compound containing 10% hydrogen on complete combustion produces 0.9 gram H2O, molar mass of excess. तो देखिए सबसे पहले हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के मोल्स दिए गए और उसके बाद बताया गया कि वो कितना परसेंट हाइड्रोजन कंटेन करता है 10%, और फिर उसने कितना प्रोड्यूस करा है वाटर 0.9 ग्राम। तो देखो सबसे पहले तो हम मोल्स ऑफ H2O निकाल लेते हैं। व्हाई, बिकॉज मोल्स ऑफ H2O से हमें मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मिल जाएंगे सबसे पहले, और उसी को यूज करते हुए हम फर्दर हमारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस देखिए 0.9 ग्राम हमें गिवन है, और 18 ग्राम होता है हमारे पास मोलर मास ऑफ वाटर। तो इससे हमारे पास मोल्स निकल के आ जाएंगे 0.05।
अब ये तो हमारे पास आ गया H2O के मोल्स। अब इससे हम वाटर के भी मोल्स निकाल सकते हैं इन आर कंपाउंड। कैसे? देखिए, मोल्स ऑफ H कैसे निकल जाएंगे हमारे पास, एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, 2, तो हम सिंपली मोल्स ऑफ वाटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन आर 0.0 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आ रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमारे पास यहाँ 0.1 मोल निकल के आ रहा है हाइड्रोजन का, 1 मोल इन हाउ मच, 0.01 ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक 0.01 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास 0.1 मोल हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ओके, तो हमारे पास 1 मोल में कितना हो जाएगा, ये हम कैलकुलेट कर लेते। 1 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास कितना हाइड्रोजन हो जाएगा, तो वो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास 0.1 मोल तो कितने में था, 0.01 में, तो देखिए 0.01, बेसिकली हमने यहाँ कुछ नहीं करा है, यूनिटरी मेथड यूज करा है, तो इससे हमारे पास निकल के आ जाएगा 10 मोल्स, राइट। 10 मोल हाइड्रोजन हमारे प्रेजेंट होगा 1 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो अब हम फाइनली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज वेट ऑफ हाइड्रोजन, और उसी के कैलकुलेट करते करते हमारे पास हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का मोलर मास भी आ जाएगा। सो परसेंटेज वेट ऑफ हाइड्रोजन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इट वुड बी इक्वल टू वेट ऑफ हाइड्रोजन इन 1 मोल, वेट ऑफ हाइड्रोजन इन 1 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट। और अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ कंपाउंड, जो हमें यहाँ कैलकुलेट करना है। मोलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 100। इस तरह से हम हमारा परसेंटेज वेट ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए हमें परसेंटेज वेट यहाँ पे गिवन है कितना है, 10, और हमें यहाँ वेट ऑफ हाइड्रोजन इन 1 मोल भी गिवन है। देखिए अगर मेरे पास 1 मोल में इतना मोल हाइड्रोजन है और इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 1 कर दूं, राइट, इसको मल्टीप्लाई बाय 1 कर दूं, तो मेरे पास हाइड्रोजन का मास भी निकल के आ जाएगा इन 1 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज 10 ग्राम। तो यहाँ मैं वेट ऑफ हाइड्रोजन भी कितना ले लूंगा, 10, अपॉन में मेरे पास मोलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमें गिवन, गिवन नहीं सॉरी, हमें कैलकुलेट करना है, और मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देंगे हम यहाँ पे, 100। तो देखिए ये 10 से ये वाला 10 कट हो जाएगा, और हमारे पास सिंपली हमारा जो मोलर मास है ऑफ आर ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कितना आ जाएगा, 100 ग्राम। सिंपली हमारे पास 100 ग्राम जो है हमारा आंसर निकल के आ जाता है। तो हमारा मोलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना हो जाएगा, 100 ग्राम पर मोल। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd जेन शिफ्ट 2 का अगेन। सो 23rd जेन शिफ्ट 2 के भर भर के फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आए हैं। So when 81 gram of aluminium is allowed to react with 128 gram of oxygen gas, the mass of aluminium oxide produced in grams is। तो बेसिकली हमें सबसे पहले यहाँ पे एक बार रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस पे ना काफी बार आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है, एलआर जो होता है हमारा। तो हम रिएक्शन लिख लेते हैं। हमारे पास है एल्यूमिनियम, और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। तो जब ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बनता है Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। ओके, तो अब हम इस रिएक्शन को बैलेंस आउट कर लेते हैं। सो बेसिकली मैं यहाँ पहले 2 लगा देता हूँ, और उसके बाद ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 6 है, तो यहाँ मैं 3 लगा देता हूँ, और एल्यूमिनियम हमारे पास हो जाएंगे 4। देखिए ये हमारे पास आ गई बैलेंस रिएक्शन। अब हम यहाँ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बेसिकली हमें 81 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम गिवन है, और एल्यूमिनियम का हमारे पास मोलर मास होता है 27। कितना होता है, 27। तो जब हम 81 को 27 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 23 मोल आ जाएगा इसका, राइट। एल्यूमिनियम के हमें कितने गिवन है, 3 मोल। और सिमिलरली ऑक्सीजन के हमारे पास 128 ग्राम गिवन है, और 128 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 32 से। तो जब हम इसे 32 से करते हैं तो हमारे पास इसके निकल के आते हैं 4 मोल। अब देखिए आपको जब भी लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करना हो ना,
तो आप क्या करिए, जो भी हमारे मोल्स गिवन है उनको उनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर लीजिए, और जिस भी पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए जो ये रेशियो है मोल्स और उसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का लीस्ट आता है, वो क्या हो जाता है, हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता है। तो देखिए यहाँ तो हमारे पास सिर्फ दो ही रिएजेंट्स है, और काफी विजिबल है कि इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा। अगर मैं 3 को 4 से डिवाइड करूं तो मेरे पास 1 से भी कम वैल्यू आएगी। सो सिंस सबसे कम वैल्यू मेरे पास किसके लिए आ रही है, ऑक्सीजन के लिए आ रही है, तो यही जो है मेरा लिमिटिंग रिएजेंट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हो जाता है। तो इसकी अमाउंट डिक्टेट करेगी कि मेरे पास कितना Al2O3 बन रहा होगा, राइट। तो देखिए मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स को जब स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो सबसे कम वैल्यू आ रही होती है वही हमारे लिए एलआर होता है। तो देखिए यहाँ हमारे पास सबसे कम वैल्यू आ रही होगी एल्यूमिनियम के लिए। वाई? बिकॉज देखिए इसके हमारे पास मोल्स कितने गिवन है 3, और इसको हम डिवाइड किससे करेंगे 4 से, जबकि ऑक्सीजन के मोल्स हमें कितने गिवन है 4, और इसे हम डिवाइड किससे करेंगे 3 से। तो ये हमारे पास ग्रेटर देन 1 आ रही है, राइट। ये हमारे पास ग्रेटर देन 1 आ रही है, जबकि ये हमारे पास लेस देन 1 आ रही है। तो ये वाली वैल्यू सबसे छोटी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलआर हो जाएगा यहाँ पे। एल्यूमिनियम वुड बी आर एल आर। अब देखिए हमारे पास अगर 4 मोल एल्यूमिनियम होता है तो उससे हमें 2 मोल Al2O3 मिल रहा है, तो बेसिकली हमें हाफ मोल मिल रहा है, राइट। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे कितने हो जाएंगे, मोल ऑफ Al2O3, मोल ऑफ Al2O3, Al2O3 ये कितने हो जाएंगे हमारे पास, हाफ होता है, बट हमारे पास यहाँ 3 मोल गिवन है। तो देखिए हाफ मोल हमें अकॉर्डिंग टू स्टोइकोमेट्री मिलता है, बट हमारे पास एल्यूमिनियम के गिवन कितने 3 मोल्स गिवन है। तो हमारे पास कितने हो जाएंगे 3/2 मोल्स हो जाएंगे। तो मास, बेसिकली हमसे पूछा क्या गया था, मास। तो मास ऑफ Al2O3 कितना हो जाएगा हमारे पास, इसके मोल्स को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके मोलर मास से। सो 3/2 तो हमारे पास मोल्स थे, और जब हम इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, अब मोलर मास कितना हो जाएगा हमारे पास इसका, अगर हम कैलकुलेट करते हैं, सो मोलर मास वुड बी इक्वल टू 102, राइट। मोलर मास हो जाएगा हमारे पास 102। तो जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 153 ग्राम। सो या दिस वुड बी आवर करेक्ट आंसर, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 153। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24th Jan शिफ्ट 1 का क्वेश्चन। सो x ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड ऑन रिएक्शन विद aqueous NaHCO3 released CO2 and occupied 11.2 liter volume at STP, x is dash ग्राम। देखिए सबसे पहले हम हमारी रिएक्शन लिख लेते हैं। सो हमारे पास गिवन है कि x ग्राम बेंजोइक एसिड था, ओके। इस तरह से ये होता है हमारा बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और ये इसने किससे रिएक्ट करा है NaHCO3 से, सोडियम बाइकार्बोनेट से। सो व्हेन बोथ ऑफ दीज रिएक्ट तो हमारे पास बन के क्या आ रहा है, तो सॉल्ट बन जाएगा कुछ इस तरह का, COO एंड Na, और इसका जो एसिडिक एच है वो रिएक्ट करके क्या बना देगा हमारे पास CO2 एंड H2O, वाटर, राइट। तो ये तो हो गई हमारे पास कंप्लीट रिएक्शन दैट इज गिवन टू अस इन आवर क्वेश्चन। अब हमें दिया क्या गया है, इसका x ग्राम था बेंजोइक एसिड का, और ये किससे रिएक्ट करता है NaCO3 से। तो CO2 रिलीज करता है जो 11.2 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है। अब देखिए STP पे अगर 1 मोल कोई भी गैस का होता है, राइट, 1 मोल अगर गैस का होता है तो कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, 22.4 लीटर, राइट। और हमें यहाँ गिवन क्या है 11.2 लीटर, बेसिकली इसका हमें हाफ गिवन है। तो हमारे पास 1 की जगह कितने मोल रहे होंगे CO2 के, हाफ मोल रहा होगा CO2 का, तभी जाके वो 11.2 ग्राम जो है, सॉरी 11.2 लीटर वॉल्यूम जो है ऑक्यूपाई कर रहा है हमारे कंटेनर के अंदर या जहां भी प्रेजेंट है, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास बेंजोइक एसिड कितना रहा होगा, क्योंकि देखिए रिएक्टेंट से ही प्रोडक्ट बन रहा है। अगर हमारे पास 1 मोल बेंजोइक एसिड होता तो 1 मोल CO2 मिलता, बट हमारे पास हाफ मोल CO2, तो इसका मतलब क्या रहा कि हमारे पास बेंजोइक एसिड भी कितना प्रेजेंट था, हाफ मोल। इनिशियली हाफ मोल बेंजोइक एसिड प्रेजेंट था, उसी की वजह से हमें जो है हाफ मोल CO2 मिल रहा है। तो इससे अब हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं बेंजोइक एसिड का, राइट। मास कैसे निकल जाएगा, हमारे पास हाफ मोल था बेंजोइक एसिड, और इसका मोलर मास देखिए कितना हो जाएगा, अगर हम कैलकुलेट करें हमारे पास 7 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे और 2 हमारे पास ऑक्सीजन हो जाएंगे, तो इसका मोलर मास निकल के आ जाएगा 122,
122 हमारे पास इसका मोलर मास निकल के आ जाएगा। तो इसका मास हमारे पास यहाँ है 61 ग्राम। 61 ग्राम would be our correct answer for this particular question. Now moving on to next question. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 जनवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन। सो कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन अकरिंग इन द ब्लास्ट फर्नेस। ओके, सो हमें ये रिएक्शन दी गई है जो कि एक ब्लास्ट फर्नेस में कैरी आउट हो रही है। नाउ x kg of iron is produced when 2.32 into 10 raised to power 3 kg Fe3O4 and 2.8 into 10 raised to power 2 kg CO carbon monoxide are brought together in the furnace. The value of x is okay. सो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए कि यहाँ पे कौन सा एल आर है, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया जब आपके पास रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन हो मोल कंसेप्ट में, राइट, तो आपके लिए सेफ चीज ये होगी कि आप डिटेक्ट कर ली कि इसमें से एल आर कौन सा हुआ, तो उससे आपके लिए क्वेश्चन की अप्रोच बिल्ड करना ईजी हो जाता है। तो सबसे पहले हम ना इनके मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले हम कैलकुलेट करें मोल ऑफ Fe3O4, राइट। तो हमारे पास इसका मास कितना गिवन है, 2.32 इंटू 10 रेज टू पावर 3। अब देखिए, हमें यह मास हमेशा ग्राम में लेना होता है, बट हमें गिवन किस में, केजी में। तो हम केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए एक और 10 रेज टू पावर 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वाई? टू कन्वर्ट इट इनटू ग्राम। ओके, सो ये हो गया हमारे पास मास ऑफ Fe3O4 दैट इज गिवन टू अस, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके मोलर मास से, विच इज 232। तो इसको अगर हम इवेल्युएट करते तो हमारे पास निकल के आते हैं 10 रेज टू पावर 4 मोल्स ऑफ Fe3O4। और सिमिलरली अगर हम मोल्स कैलकुलेट करें ऑफ आर कार्बन मोनोऑक्साइड CO, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका गिवन मास अगेन हमारे पास कितना है, 2.8 इंटू 10 रेज टू पावर 3, और यहाँ भी हम एक एक्स्ट्रा 10 रेज टू पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। वाई? टू कन्वर्ट इट इनटू ग्राम, 10 रेज टू पावर 3, और इसका मोलर मास हमारे पास कितना हो जाएगा, 28 ग्राम पर मोल। सो हम इसे इवेल्युएट करें तो इसके भी मोल्स हमारे पास निकल के आ रहे हैं 10 रेज टू पावर 4 मोल्स। तो देखिए, हमारे पास दोनों ही हमारे रिएक्टेंट्स के मोल निकल के आ चुके हैं। अब अगर हम इन्हें इनकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं टू आइडेंटिफाई कि इनमें से हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, तो देखिए यहाँ भी 10 रेज टू पावर 4 है। For Fe3O4 we have stoichiometric coefficient 1 and for CO we have stoichiometric coefficient 4। तो देखिए, हमारे पास यहाँ लेसर वैल्यू आ रही है कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो ये हो जाएगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो हमारे पास कितना आयरन फॉर्म हो रहा होगा, दैट वुड डिपेंड ऑन दी अमाउंट ऑफ CO विच इज टेकन। ओके, तो हमारे पास यहाँ 4 मोल CO से 3 मोल Fe बन रहा होगा। सो इफ वी हैव 1 मोल CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो उससे हमारे पास फॉर्म हो रहा होगा 3/4, नॉट 4/3, 3/4 मोल ऑफ आयरन। तो हमारे पास मोल्स ऑफ आयरन भी निकल के आ चुके हैं। अब हमसे पूछा क्या गया था, मास ऑफ आयरन। तो सिंपली हम मास कैलकुलेट कर लेंगे बाय मल्टीप्लाइंग मोल्स विद द मोलर मास ऑफ आयरन। तो मोलर मास ऑफ आयरन इज 56। अगर हम इसे फर्दर इवेल्युएट करते तो हमारा आंसर निकल के आ जाता है 420 kg। ओके, सो 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड से हमें कितना मोल Fe मिल रहा होगा, 3 इंटू 4 इंटू 10 रेज टू पावर 4 मोल Fe हमें यहाँ मिल रहा होगा, 4 मोल Fe हमें यहाँ फॉर्म होता हुआ दिख रहा होगा फ्रॉम दिस रिएक्शन। तो देखिए, अब हमारे पास यहाँ मोल्स ऑफ Fe आ गए, तो हम इससे इजीली जो है मास ऑफ Fe निकाल सकते हैं, क्योंकि हमसे वही पूछा गया है। तो मॉलिक्यूलर वेट हम निकाले यहाँ पे, तो हमारे पास हो जाएगा 3/4 इंटू 10 रेज टू पावर 4 एंड मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ Fe विच इज 56। अब देखिए, इससे हमारे पास आंसर हो रहा होगा ग्राम में, बट हमसे पूछा किसमें गया है, केजी में पूछा गया है, राइट। बिकॉज देखिए यहाँ x kg, तो हमें आंसर केजी में पूछा गया है, तो हम यही 1000 से भी इसको डिवाइड कर देते हैं ताकि जो हमारा आंसर है वो हमें डायरेक्टली केजी में मिले। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आ रहा होगा 420 kg। सो 420 इज आवर फाइनल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
28th Jan shift 2 का. So the elemental composition of a compound is 54.2 gram carbon, 9.2 gram hydrogen and 36.6 gram oxygen. If the molar mass of the compound is 132 mole, 132 gram per mole, the molecular formula of the compound is. तो बेसिकली हमें कंपाउंड का कंपोजिशन दिया गया है. तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को हम हमेशा एक टेबल बना के सॉल्व करते हैं, और वो टेबल कुछ इस तरह से बनती है कि पहले हम लिखेंगे मास परसेंटेज, कि हमें वो कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट बाय मास कितना परसेंटेज दिया गया है इन आर कंपाउंड, राइट. और उसके बाद हम लिखते हैं परसेंटेज मोल्स, कि कितने परसेंट मोल्स इसके होंगे इन 1 मोल ऑफ आर गिवन कंपाउंड. So this is moles, and after this we have ratio, molar ratio, molar ratio. ऑलराइट, सो इस तरीके हम एक टेबल बनाते हैं, और यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे हमारे एलिमेंट्स, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सो यही हमारे पास 3 एलिमेंट्स गिवन है हमारे कंपाउंड में, और इन तीनों के लिए हमें जो है हमारी कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है. तो देखिए हमें बाय मास कितना दिया गया है, कार्बन 54.2, और हाइड्रोजन हमें कितना दिया गया है 9.2, और हमें ऑक्सीजन दिया गया है 36.6. अब देखिए हमें परसेंटेज मोल्स निकालने के लिए करना कुछ नहीं होता है, इनके जो मोलर मास है उससे डिवाइड करना होता है. जैसे हमारे पास कार्बन का मोलर मास कितना होता है 12, वैसे ही हमारे पास हाइड्रोजन का कितना होता है 1, और हमारे पास ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16, राइट. तो इनसे हमें डिवाइड करना है इनके परसेंटेज मास को. तो जब हम इनके परसेंटेज मास को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कार्बन के लिए निकल के आती है वैल्यू 4.52, और देखिए हाइड्रोजन के लिए तो हमारे पास 9.2 ही रहेगा, क्योंकि हम किसी भी वैल्यू को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो वो उतनी ही बच जाती है. तो ये हमारे पास निकल के आ जाती है 9.2, और जब हम 36.6 को 16 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास निकल के आता है 2.28. अब मोलर रेशियो निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं ना, या तो इन सब में से जो सबसे छोटी वैल्यू है उसे 1 मान लीजिए, और बाकियों को उसके रिस्पेक्ट में उनकी वैल्यू आप कंसीडर कर सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं कि अगर ये सभी वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर कॉमन नंबर का मल्टीपल हो तो आप उसकी टर्म्स में भी उसे ले सकते हैं. तो देखिए यहाँ जैसे मैं 2.28 को 1 कंसीडर कर लेता हूँ, है ना. तो मुझे दिख रहा है कि ये दोनों इसके मल्टीपल्स है. 9.2 जो है इसका 4 मल्टीपल है. जब हम 2.28 को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 4 तो मुझे 9.2 मिल जाता है, और जब मैं 2.28 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 4.42 यहाँ पे बनते हुए मिल रहा होता है, राइट. सो मेरा ये जो है मोलर रेशियो हो जाएगा, और यही मोलर रेशियो जो है मुझे मेरे कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला देगा. एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पे C2H4O, और ये हो गया मेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला. और जब मैं इसको n से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, n कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो मुझे उससे क्या मिल जाएगा, मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा. अब ये n की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो देखिए n की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं ना, हमें गिवन कितना मास था हमारे कंपाउंड का 132, राइट. हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास हमें गिवन था 132, और इस एम्पेरिकल फॉर्मूला वाली यूनिट का मास कितना हो जाएगा, देखिए 44, राइट. दो कार्बन है हमारे पास, ये हो जाएंगे 24 प्लस 28 एंड प्लस 16 वुड बी 44. सो ये हो जाएगा हमारे पास 44 एम्पेरिकल फॉर्मूला यूनिट का मास. तो इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो ये निकल के आता है हमारे पास 3. तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना हो जाएगा जब हम n इक्वल टू 3 करते हैं, C6, राइट, एंड H 4 3 12 एंड O3. तो ये हमारे कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में. सो ऑप्शन 4 वुड बी आर करेक्ट आंसर. Now moving on to next question, question number 9. So ये again हमारा है 24 Jan shift 2 का question. So the hydrocarbon with molar mass 80 gram and 90% carbon has degree of unsaturation. तो देखिए हमें यहाँ मोलर मास भी गिवन है हाइड्रोजन का, और हमें यहाँ परसेंटेज कार्बन भी गिवन है. So again we will use the previous method that we used to calculate the mass of our unknown organic compound. तो यहाँ भी हम क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे वही वाली, परसेंटेज मास, after that percentage moles, एंड उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, मोलर रेशो. हमारे पास निकल के आ जाएगा मोलर रेशो, राइट.
और हमारे पास या एलिमेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे, एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ सिर्फ दो ही गिवन है, सिंस हाइड्रोकार्बन स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। तो हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, एक तो हमारे पास कार्बन होता है और एक हमारे पास हाइड्रोजन होता है। तो बाय मास अगर मुझे कितना परसेंट कार्बन गिवन है कंपाउंड में, 90%, तो मेरे पास हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली कितना बच जाएगा, 10। अब मैं इसे किससे डिवाइड करता हूँ, 12 से। इसे मैं डिवाइड करता हूँ बाय 12, तो मुझे कितना मिल रहा होगा आफ्टर डिवाइडिंग इट बाय 12, 7.5। और इससे मैं इसके मोलर मास 1 से डिवाइड करता हूँ, तो मुझे कितना मिल जाएगा, 10। तो मेरे पास सिंपलेस्ट मोलर रेशियो यहाँ जो बन के आ रहा होगा, इफ आई कंसीडर 7.1 एज 1, 7.5 एज 1, तो 10 मेरे पास हो जाएगा 1.33। तो मैं इसका इंटीग्रल रेशियो अगर निकालू, तो अगर मैं 1 को ले लेता हूँ 3, है ना, 1 को ले लेता हूँ 3, तो ये मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा, 4। बेसिकली 3.99 निकल के आएगा, तो उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 4। तो मेरे पास यहाँ से एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना आ जाता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा मेरे पास 3C3H4n। अब n की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अगेन वही, मुझे मेरे कंपाउंड का मास कितना गिवन है, 80। और मेरे पास ये एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है, इसका यूनिट कितना, इसकी यूनिट का मास कितना हो जाएगा, 36 n+4, 40, राइट, 80/40। सो यहाँ से मेरे पास n की वैल्यू आ जाती है 2। तो मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना निकल के आ रहा है, मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आ जाएगा C6H8। अब मुझे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालनी है, तो देखिए इसका होमोलोगस एल्केन कौन सा रहा होगा। अगर आपको फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है तो आप उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट आई फील जब आपके पास इस तरह का सिंपली हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला गिवन हो, तो आप इसका होमोलोगस एल्केन निकाल लीजिए और इनके हाइड्रोजन के बीच के डिफरेंस देख लीजिए। बेसिकली C6H14 इसका एक नॉर्मल हेलो एल जो सॉरी नॉर्मल हेल्केन का फॉर्मूला होगा, और इनके बीच में हाइड्रोजन के कितने डिफरेंस है, 6, राइट, 6। तो हमारे पास डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी निकल के आ जाएगी, यहाँ से 3। बेसिकली दो कार्बन का अगर डिफरेंस होता है तो हम कहते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमारे पास है 1। तो यहाँ 6 का डिफरेंस है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमारे पास कितनी निकल के आ जाती है, 3। और अगर आप फॉर्मूले से करना चाहते हो, आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, बट आई फील दिस इज अ मच फास्टर मेथड व्हेन वी आर गिवन जस्ट हाइड्रोकार्बन्स। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 जैन शिफ्ट वन का क्वेश्चन। सो द मोलैरिटी ऑफ अ 70% मास बाय मास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ मोनोबेसिक एसिड इज दिस। ओके, तो हमसे पूछा गया है कि भाई द मोलैरिटी ऑफ अ 70% मास बाय मास एक्वस सॉल्यूशन, तो यहाँ भी चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का ही क्वेश्चन है। तो देखिए मोल ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितने हो जाएंगे, सबसे पहले मोल्स ऑफ सॉल्यूट, राइट, सिंस मोनो बेसिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन है, तो हमारे पास सॉल्यूट तो हमारा एसिड है और हमारे पास यहाँ सॉल्वेंट है वाटर। तो देखिए 70 ग्राम तो हमारे पास प्रेजेंट होगा सल्यूट, सिंस 70% मास बाय मास हमें सोल्यूशन गिवन है, और मोलर मास हमारे पास एसिड का कितना गिवन है, 70 ग्राम। सो ये भी हो जाएगा 70। तो हमारे पास मोल्स कितने निकल के आ रहे हैं, 1। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट अगर हम देखें, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट नहीं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सॉल्वेंट का हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत है नहीं यहाँ पे, हम डायरेक्ट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या, हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास कितना गिवन है, 100 ml हमने जो है हमारा सोल्यूशन का लिया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो हम यहाँ ले लेते हैं कि भाई हमने 100 ml हमारा सोल्यूशन लिया है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और इसको डिवाइड कर देंगे हम डेंसिटी से। हमारे पास यह डेंसिटी भी गिवन है 1.25 ग्राम पर लीटर। सो 1.25 ग्राम पर लीटर हमारे पास डेंसिटी भी गिवन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो हमारे पास यहाँ से वॉल्यूम कितना निकल के आ जाएगा, 80। वॉल्यूम निकल के आ गया हमारे पास यहाँ 80। तो हमारे पास मोल्स ऑफ सल्यूट आ चुके हैं, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ चुका है। तो बस अब हम यहाँ से सिंपली जो है हमारी मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं काफ़ी इजीली। इसमें हो जाएगा 1/80, और यहाँ हमें 10⁴ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, सॉरी 10⁵ से। क्यों, क्योंकि आपको पता होगा हम जो हमारा वॉल्यूम लेते हैं वो हमेशा लीटर में लेते हैं, बट हमारे पास यह वॉल्यूम किस में निकल के आया था, ml में। तो इस वजह से हम यहाँ 1000 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, 80 को हमने 1000 से डिवाइड कराया, तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ हमने किया है। तो यहाँ से हमारे पास मोलैरिटी निकल के आती है 12.5 मोलर। बट हमें आंसर किस में रिपोर्ट करना है, 10⁻⁻1 के मल्टीप्लीकेशन में। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 125 इंटू 10⁻⁻1 मोलर।
तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे, डेट वी नीड टू रिपोर्ट 125। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, काफी बेसिक सा क्वेश्चन था ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है 28 जनवरी शिफ्ट 1। सो क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स शोज फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। अब देखिए यहाँ अगेन परसेंटेज कंपोजिशन का हमारे पास क्वेश्चन है, तो हम वही टेबल वापस से हमारी ड्रॉ कर रहे होंगे, परसेंटेज मास एंड देन परसेंटेज मोल्स, राइट, एंड देन हमारे पास आ जाएगा मोलर रेशो। मोलर रेशो, देखिए ये वाली टेबल के ऊपर बेस्ड आपने, ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आ चुका है लगातार। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनकी प्रैक्टिस तो आप जरूर ही करके जाना, क्योंकि क्वेश्चंस दिखने में टफ लग सकते हैं, बट अगर आपने ये टेबल वाले मेथड से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करा है ना, तो आई कैन गारंटी यू कि आपके क्वेश्चंस कभी गलत नहीं हो सकते। सो मेक श्योर दैट यू लर्न दिस मेथड वाइल डूइंग दिस क्वेश्चन। हम ऑलरेडी इस तरह के 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आई होप आपको अभी तक तो इसका आइडिया लग गया होगा कि ये क्वेश्चंस किस तरह आपको करने होते हैं। तो देखिए सबसे हमारे पास गिवन है कार्बन, देन क्लोरीन, फिर उसके बाद हाइड्रोजन। तो हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन भी गिवन है क्या? हमें शायद यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, हमें यहाँ पे ऑक्सीजन भी गिवन होना चाहिए था, राइट? ऑक्सीजन नहीं गिवन है, तो मैं यहाँ पे एक बार क्वेश्चन वेरीफाई कर लूंगा, बट ऑक्सीजन भी यहाँ पे होना चाहिए था। तो देखिए परसेंटेज मास बाय मास हमें कितना गिवन है, ये गिवन है 14.5, 14.5। फ्लोरीन हमें गिवन है 64.46, 64.46, और हाइड्रोजन हमें गिवन है 1.8। ओके, अब देखिए इन दोनों का हम, इन तीनों का अगर हम सम करते हैं और इसे 100 में से माइनस कर दे, तो हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पे? बेसिकली हमारे पास यहाँ बचना चाहिए 19.24, 19.24 हमारे पास बचना चाहिए बाय परसेंटेज मास, अगर हम 100 में से इसे माइनस कर देते हैं इन तीनों के सम को। तो देखिए अब वही परसेंटेज मोल, तो इसे हम किससे डिवाइड करेंगे? 12 से। 14.5 को अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो हमें कितना मिलेगा? 1.2, अप्रोक्सीमेटली 1.2 परसेंटेज मोल्स हमें मिल रहे होंगे। एंड सिमिलरली अगर मैं 64.46 किससे डिवाइड करूँ? 35.5 से, क्योंकि क्लोरीन का जो मोलर मास होता है हमारे पास वो कितना होता है? 35.5। सो 35.5 से अगर मैं क्लोरीन के परसेंटेज मास को डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास निकल के आ जाता है ये समवेयर अराउंड 1.8। और सिमिलरली मैं ऑक्सीजन के परसेंटेज मास को किससे डिवाइड करूंगा? 16 से, तो ये भी मेरे पास कितना निकल के आ रहा होगा ऑक्सीजन के लिए? 1.2। और हाइड्रोजन के लिए तो वही लिख देना होता है, वाई? बिकॉज इसको अगर मैं 1 से डिवाइड करूँ तो इसकी वैल्यू में कुछ भी चेंज नहीं दिख रहा होगा, सो दिस वुड बी 1.8। अब देखिए मैंने आपको पहले भी बोला था, या तो आप अपनी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को 1 कंसीडर कर लीजिए, या फिर देख लीजिए कि परसेंटेज मोल्स के जितनी भी वैल्यूज है किसी कॉमन नंबर के तो मल्टीपल्स नहीं। जैसे आप देख सकते हैं तो ये सभी 0.6 के मल्टीपल्स है, राइट? तो अब हमें 0.6 के फॉर्म में लिख लेते हैं, मल्टीपल्स में लिख लेते हैं। जैसे देखिए 0.6 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 1.2। तो इसे मैं लिख देता हूँ 2, और इसे मैं लिख दूंगा 3। सिमिलरली इसे भी मैं लिख दूंगा 2, और इसे मैं लिख दूंगा 3। तो हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला इन सब से कितना निकल के आ जाएगा फॉर आर गिवन कंपाउंड? इट वुड कम आउट टू बी C2H3O, कितना है हमारे पास? 2 NCl3। तो ये तो है हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ आर गिवन कंपाउंड। और हमसे पूछा क्या गया? एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास ही पूछा गया है। तो अगर हम इसका मास कैलकुलेट करें तो हमारे पास ये तो हो जाएगा 24, क्योंकि हमारे पास 2 कार्बन एटम्स है, और उसके बाद हो जाएगा 3 एंड देन प्लस 32, राइट? और उसके बाद कितना हो जाएगा हमारे पास? 70 एंड 71, सॉरी 3 क्लोरीन एटम्स है ना हमारे पास, 71 एंड 71, देन अगेन 35 प्लस करेंगे तो 106.5, 106.5। तो अगर हम इन सब का सम कर देते हैं तो हमारे पास फाइनल आंसर जो है हमारा निकल के आ रहा है 165.5, 165.5। बट देखिए हमें आंसर रिपोर्ट किस में करना है? मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻1 में। इसे हम ये भी लिख सकते हैं 165 इंटू 10⁻⁻1 ग्राम।
हमारे पास जो इसका मास निकल के आ रहा है, तो हमारा यहाँ आंसर क्या हमें रिपोर्ट करना रहेगा 1655। सो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28th जैन शिफ्ट 2 का क्वेश्चन। सो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज लेबल्ड एज 75% बाय मास। 75% बाय मास का मतलब क्या हो जाता है, हमारे पास 75 ग्राम एसिड है इन 100 ग्राम इन 100 ग्राम देखिए हमारे पास 75 ग्राम एसिड इन 100 ग्राम सोल्यूशन। तो द वॉल्यूम इन ml ऑफ द सोल्यूशन विच कंटेन्स 30 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड इज। देखिए हमारे पास 75 ग्राम में इतना होता है, तो हमारे पास 30 ग्राम में कितना होगा, बेसिकली 30 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड में हमारे पास कितना होगा कॉन्सेंट्रेशन। 30 ग्राम के लिए हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे 100 डिवाइडेड बाय 75 एंड मल्टीप्लाइड बाय 30। तो इसे जब हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये निकल के आ जाता है, कितना निकल के आ रहा होगा ये, तो ये तो आ गया हमारे पास ग्राम। अब हम इसे अगर यहीं पर ही इसकी डेंसिटी से भी डिवाइड कर देते हैं, राइट, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम इसे डायरेक्ट डेंसिटी से डिवाइड भी कर देते हैं 1/1.25। तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आ जाएगी इसकी वैल्यू 32 ml, राइट। तो 32 ml हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए हमने करा क्या है ना, 75 ग्राम एसिड कितने में प्रेजेंट है, 100 ग्राम सोल्यूशन में। तो 30 ग्राम कितने ग्राम सोल्यूशन में प्रेजेंट होगा, तो वो इतने ग्राम सोल्यूशन में प्रेजेंट होगा। अब हमारे पास मास आ गया सोल्यूशन का, बट हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम। तो हम मास को डिवाइड कर देते हैं हमारी डेंसिटी से। तो जो हमने मास को डिवाइड कर दिया हमारी डेंसिटी से, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकल के आएगा, कितने कितने सोल्यूशन में हमारे पास 30 ग्राम नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट हो रहा होगा, और हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। सो आई होप मैंने जब री एक्सप्लेन कर दिया आपको क्वेश्चन तो आपको बेटर समझ आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29th जैन शिफ्ट 1 का क्वेश्चन। सो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, सो वेट ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए वेट तो हमारा ग्रेविटेशनल पुल होता है, वो मास थोड़ी होता है। जो ये बोल रहा है ना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, वो क्या होता है, मास होता है, वेट नहीं होता है, वो हमारा होता है मास। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है मास इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो देखिए ये उल्टा कर दिया है, ए और बी में वेट और मास को इंटरचेंज कर दिया। यहाँ मास आता तो ये सही हो जाता स्टेटमेंट, और अगर बी वाले में मास वेट लिखा होता तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता, बिकॉज वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट नॉट मास। एंड सी स्टेटमेंट हमें गिवन है वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस, ये बिल्कुल करेक्ट है। And these temperatures below 0 degrees Celsius are possible in Celsius scale, but in Kelvin scale negative temperature is not possible। ये बिल्कुल करेक्ट है, नेगेटिव टेम्परेचर कभी नहीं पॉसिबल होता है केल्विन स्केल में। केल्विन स्केल लास्ट जीरो तक जाती है, विच इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। और अगर आपने गैसियस स्टेट एडवांस के लिए पढ़ा हो तो आपको पता भी होगा कि एब्सोल्यूट जीरो केल्विन जो हमारा टेम्परेचर होता है उस पर जो हमारे गैसियस मॉलिक्यूल्स है उनका मूवमेंट भी बंद हो जाता है फॉर एन आइडियल गैस। तो ये भी बिल्कुल हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर ई स्टेटमेंट है प्रेसाइजन रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स फॉर दी सेम क्वांटिटी। तो ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है। तो देखिए हमारे पास ये करेक्ट स्टेटमेंट लगातार तीनों जो लास्ट स्टेटमेंट है सी डी ये हो जाते हैं, और ये है हमारे ऑप्शन नंबर 2 में, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। सो this was our last question for this particular session. Thank you so much for watching this session till the end. अगर आपको ये session पसंद आया हो then do subscribe to the channel of Gaurav Roy. Till then keep revising, keep practicing. See you in the next lecture. Bye bye.